गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम वान के पीछे एक आदमी को नोटिस करते हैं जो अपने और वान के बीच में एक दीवार बना देता है, जिसकी वजह से वान उसे देख नहीं पाता। और यहाँ हम पहली बार गुंगतान को देखते हैं। वान कुछ ना दिखने पर जाने लगता है तो गुंगतान उसे आवाज लगाता है, पर वान उसे फिर भी नहीं देख पाता। इधर ये दोनों जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर मीहो कहती है कि ये हम कहाँ आ गए, तो जोहान कहता है पता नहीं, मैं भी पहली बार ही आया हूँ। तभी मीहो एक अजीब सा ट्री मॉन्स्टर देखती है जो कि बहुत ही डरावना होता है और इसके अंदर सूर्यन बैठी होती है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मीहो उसे देखकर उसे कहती है कि सूर्यन, ये तुम हो ना? तो सू चिल्लाकर कहती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और उन पर अटैक कर देती है, जिससे जोहान मीहो को बचाता है और उससे पीछे रहने के लिए बोलता है। वो अपने वेपन से उस मॉन्स्टर से फाइट करने की पूरी कोशिश करता है, पर उस मॉन्स्टर की टहनियां जोहान का गला पकड़ लेती है। वो मीहो पर भी अटैक करने वाला होता है, पर वान उसे वहीं रोक देता है और उस पर अटैक कर देता है। मीहो वान के पास आती है तो वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि बिना मेरी परमिशन के कहीं मत जाना। तो वो कहती है कि हम तो बस सूर्यन के घर पर उससे मिलने गए थे, पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गए। तो वान कहता है कि ये फॉरेस्ट बेंजल ने क्रिएट किया है, जिस पर वो कहती है कि पहले हमें सूर्यन की जान बचानी होगी, जल्दी चलो। तो वान उससे कहता है कि ये प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट किया और मैं इसमें दखल नहीं दे सकता, जिस पर मीहो कहती है कि वो अभी बच्ची है, उसने गलत डिसीजन लिया क्योंकि वो डर गई थी। तो वान उससे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, ये डिसीजन उसने खुद लिया है जिसमें मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता और ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा भी नहीं है। तो मीहो उसे डरपोक कहकर बुलाती है। तो वान इससे कहता है कि क्या कहा तुमने मुझे, दोबारा कहना जरा, जिस पर मीहो उसे दोबारा डरपोक बुलाती है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जोहान बेचारा अब भी लटका होता है और इनसे बोलता है कि ये टाइम तुम दोनों के लड़ने का नहीं है, कोई पर्सन यहाँ पर मर रहा है, पर ये दोनों फिर भी बेचारे जोहान पर ध्यान नहीं देते। मीहो कहती है कि तुम मॉन्स्टर से डर गए हो ना, तभी तो भाग रहे हो, डरपोक कहीं के। तो वान कहता है कि मेरी लाइफ में मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बेंजुल से डर गया? तो मीहो कहती है और क्या, तुम डर गए तभी तो तुम उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जा रहे हो ना। तो वान उससे गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये डिसीजन उसने खुद लिया है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जिस पर मीहो कहती है कि क्या बकवास बहाना है। इधर बेचारा जोहान अब भी लटका होता है और इन दोनों का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। मीहो कहती है कि हमारा एग्रीमेंट है ना और मैं तुम्हें पे भी कर चुकी हूँ, तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो और जाकर उसकी जान बचाओ। तभी जोहान बहुत जोर से चिल्लाता है, तब जाकर वान अपने चाकू से वो टहनियां काट देता है और मीहो से बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुझे ऑर्डर मत दो। जोहान मीहो के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वान और जोहान दोनों इससे मिलकर लड़ते हैं। सू इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही होती है और वान और जोहान दोनों को बांध देती है और वो मीहो को भी पकड़ लेती है। वो मीहो से कहती है कि तुम बीच में क्यों आ रही हो, जब मुझे अपना बदला मिलने ही वाला है। तो मीहो उससे कहती है कि प्लीज बाहर आ जाओ और मेरे साथ चलो। तो सू कहती है कि बकवास मत करो, मैं तुम्हारे साथ वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि उस कमीने ने मेरे साथ क्या क्या किया है। मेरे मम्मी पापा कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ मैं अपनी खुद की हेल्प करूंगी और बेंजुल मेरी हेल्प करेगा। जिस पर मीहो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो सू कहती है कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, मैं खुद करूंगी। बेंजुल उस कमीने को मेरे साथ नर्क में ले जाएगा। वो रोते हुए अपनी प्रेयर्स याद करती है, जहाँ उसने अपने रिवेंज के बदले खुद को बेंजुल को सौंप दिया था कि चाहे आप मेरी बॉडी ले लो, पर उस पर्सन से मेरा बदला ले लो। वो मॉन्स्टर सूर्यन को अपने अंदर जकड़ने लगता है और मीहो पर भी अटैक करने ही वाला होता है। तभी वान अपने अंदर का डीमन जगा देता है और डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इधर मीहो जैसे तैसे करके सू तक पहुँचती है और उसे जगाने लगती है और उससे कहती है कि ये मॉन्स्टर भगवान नहीं है जो तुम्हारा बदला लेगा। बेंजुल एक स्पिरिट है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, पर इसने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे लिए क्या बदला लेगा, क्या वो उसके हाथ पैर काट सकता है? तो सू बेंजुल से पूछती है कि बेंजुल मेरे रिवेंज का क्या होगा, जिसका उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो मीहो उससे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी और उसे सजा दिलाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तो सू रोने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। मीहो उससे कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। तो बेंजुल उसे जाने नहीं देता और अपने अंदर जकड़ लेता है, जिसे देखकर मीहो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलती है, जिसका एहसास यहाँ पर योमजी, गुंगतान और बेगजू को भी होता है। इधर मीहो के अंदर की लाइट की वजह से वो मॉन्स्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पर सू बेहोश पड़ी हुई थी। मीहो को वान ने पकड़ा होता है और मीहो भी बेहोश होती है और वो एकदम से होश में आ जाती है और फिर ये सब मिलकर सू के पास आते हैं। जोहान कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो वान अपना हाथ काट देता है और अपने खून से एक होल क्रिएट करता है जो सू के रूम तक पहुँचता है। मीहो रूम में आकर भी बेहोश हो जाती है, जिसे वान संभालता है। नेक्स्ट सीन में मीहो हॉस्पिटल में होती है, जिसके पास वान खड़ा होता है। वो होश में आकर पूछती है कि सूर्यन कहाँ है, जहाँ पर वान उसे बताता है कि तुम्हारे साइड वाले रूम में ही है। वो कहती है कि क्या बेंजुल मर गया? तो वान कहता है कि बेंजुल एक फॉरेस्ट स्पिरिट है और वो कभी भी नहीं मर सकता, वो फॉरेस्ट में वापस चला गया। जिस पर मीहो कहती है कि अगर वो एक स्पिरिट है तो वो सब क्या था, जिस पर वान उसे बताता है कि बेंजुल की आत्मा को लस्ट डीमंस ने पल्यूट कर दिया था और वो उस बच्ची के जरिए तुम तक पहुंचना चाहते थे। तो मीहो बहुत
ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। इसका मतलब सू रेयन के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, उसे ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ा। जिस पर वान कुछ भी नहीं कहता तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सू के पास आती है जहाँ पर डॉक्टर से उसको पता लगता है कि सू बिल्कुल ठीक है पर वो जाग ही नहीं रही है। वो बाहर आ जाती है और डीमंस के बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके पास जोहान आता है तो वो उससे कहती है कि मुझे सीधे सीधे और सच सच बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जोहान उसे बताता है कि ये सब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है यहाँ पर मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। तो मियो उससे कहती है कि इसका मतलब तुम्हें सब कुछ शुरू से पता है और तुम जानबूझकर मेरे पास आए, और इसका मतलब बटलर चैंग को भी सब कुछ पता है। फिर ये दोनों ऐसे ही आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में वान बेकजू के पास होता है और भूखों की तरह खाना खा रहा होता है, जिसे देखकर बेकजू कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेंजुल जैसी पवित्र आत्मा को लस्ट डीमंस ने पोल्यूट कर दिया। इन डीमंस की हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं तुम अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते करते परमानेंट लस्ट डीमन न बन जाओ। जिस पर वान कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में मिहो चैंग के पास जाती है और वो उसे सू के बॉयफ्रेंड की फोटो देकर कहती है कि मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। ये कहाँ रहता है, इसके माँ बाप कौन है, इसकी एजुकेशन, इसके दोस्त, सब कुछ। नेक्स्ट सीन में जोहान उसी फादर से बात कर रहा होता है जहाँ पर वो फादर कहते हैं कि उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, इसका मतलब उसे जागने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस पर जोहान कहता है पर एक प्रॉब्लम है वान, उसके पास लस्ट डीमंस की पावर है पर वो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। वो डेंजरस है पर मुझे नहीं लगता कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो कई बार मिहो की जान बचा चुका है। तो फादर उससे कहते हैं कि तुम भूल रहे हो कि उसने वॉन जियोंग को मारा था और भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती, इसलिए ये बात अपने दिमाग में रखना। आपका मिशन है उसे जगाना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट सीन में जोहान वान को देख करके उसके पास आता है और उससे कहता है कि मिहो तुम पर बहुत भरोसा करती है पर पता नहीं वो तुम पर इतना भरोसा क्यों करती है। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर तुम्हें खुद भी लगता है कि तुम भरोसे के लायक हो। तो वान बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। जिस पर जोहान उससे कहता है कि वैसे तुम्हें कैसा लगा मिहो से दोबारा मिलकर, या ये कहो कैसा लगा उससे दोबारा मिलकर जिसको तुमने मार दिया था। ये सच है ना वैसे? जिस पर वान उससे कुछ नहीं कहता तो वो कहता है इसका मतलब ये सच है। वान उससे गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त बिल्कुल ऐसा फील करा सकता हूँ जैसा वो लोग फील करते हैं जिन्हें मैं मार देता हूँ, और वो आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। जिस पर जोहान कहता है कि अगली बार, अभी मैं बिजी हूँ। वो जाने लगता है जिस पर वान उसे घूरता रहता है। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ पर प्लीज मुझे ऐसे मत घूरो। मैं चलता हूँ और हम अगली बार मिलते हैं, लेकिन हाँ अगली बार जवाब जरूर दे देना। नेक्स्ट सीन में बटलर सू के बॉयफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके मिहो को देते हैं और वो कहते हैं कि उसने सू रेयन की तरह और भी बहुत लड़कियों के साथ ऐसा किया है पर आज तक उसे एक बार भी पनिश नहीं किया गया। जिस बात को सुनकर के मिहो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बटलर से कहती है कि मैंने आपको सू का फोन दिया था ना, क्या उसमें कुछ पता चला? बटलर उसे बताते हैं कि उसके पापा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर है और वो लड़का हमेशा साइलेंट चैट नाम के एक ऐप से बात करता था और वो फोटोज भी उसने उसी से भेजे थे। वो ऐप अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बिना यूजर की परमिशन के उसका कोई भी डेटा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मिहो उससे कहती है कि क्या हम हैकर की हेल्प नहीं ले सकते? तो बटलर कहते हैं कि अगर हम हैकर की हेल्प ले भी लें तो भी वो लीगली एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर वो उसे साइलेंट चैट कंपनी के बारे में बताते हैं जिसे फंड्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी पर मिहो के पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो अपनी आंटी से उस कंपनी को खरीदवा लेती है और बदले में अपनी आंटी से प्रॉमिस करती है कि वो दाहियान होटल के किसी भी मामले में इंटरप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट डे मिहो को पता चलता है कि इतने प्रूफ्स देने के बाद भी उस लड़के को बस 3 साल की ही सजा होगी, जिस बात को वान भी सुनता है और मिहो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर चैंग ऑफिसर से बात करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लड़का आज सू रेयन से मिलने गया है एग्रीमेंट करने के लिए, जिस बात को सुनकर के मिहो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मिहो वान के साथ हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उस लड़के को देख करके मिहो का खून खौल जाता है और वो उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ उसका लॉयर उससे कहता है कि ये विक्टिम से माफी मांगने आया है तो वो कहती है कि माफी, चाहे तुम जो कर लो मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। तो वो लड़का उसके सामने पहले तो बहुत अच्छा बनकर दिखाता है और उसे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने ऐसा किया, चाहे हम रिलेशनशिप में भी थे पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ देर तक तो ड्रामा करता है बट फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आकर उससे कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो। हाँ, वो सू बेचारी चुपचाप मेरी सारी बातें मानती थी पर पता नहीं सडनली ऐसा क्यों चेंज हो गई। अब मुझे समझ आया कि वो क्यों चेंज हो रही थी। वो सू के बारे में भी बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें करने लग जाता है जो मिहो से बर्दाश्त नहीं होती। तो वो उसको एक बहुत ही जोर से पंच मारकर गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में मिहो स्कूल में होती है जहाँ पर योमजी मिहो के पास आकर उससे सू के बारे में पूछती है। तो मिहो बताती है कि वो पहले से ठीक है पर उसे अब पूरा ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर वो उससे उस कमीने के बारे में पूछती है जहाँ पर मिहो कहती है कि हम जितना कर सकते थे हमने किया पर फिर भी उसे बस 10 साल की सजा होगी, अब तो भगवान ही उसे सजा दे सकते हैं। इधर हम वान को देखते हैं जो कि बेंजुल के पास आता है और वो एक व्हाइट पेपर को उसके पास रख के उससे कहता है कि ये उस बच्ची का है, शायद इतना काफी होगा, और वहाँ से चला जाता है और तभी वो पेपर उड़ के उस गड्ढे में गिर जाता है। इधर वो कमीना अपने
पापा से बात कर रहा था और उनसे कह रहा था कि मैं उस बिच को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से करने की। और वो सू के प्राइवेट फोटोज को अपलोड करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर बेंजोल आ जाता है और उसे मार देता है। और इधर सू की भी आंखें खुल जाती हैं और उसे होश आ जाता है। उसकी मम्मी सू को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से रोती है। नेक्स्ट सीन में बेगजो मीहो से मिलने आती है, जिसे मीहो पहचान नहीं पाती। तभी वहाँ पर सूजन आती है और उनसे बहुत ही अच्छे से मिलती है। फिर वो मीहो को बताती है कि ये बहुत ही अच्छी लेडी है और हम सब में सबसे ज्यादा सीनियर है। ये अपने रेस्टोरेंट के पैसों को यहाँ पर बच्चों के लिए डोनेट करती है, जिन्हें हम यूज करते हैं। इस बात को सुनकर के मीहो उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर बेगजो उसे बताती है कि वो योमजी की दादी हैं। जब वो बाहर आती है तो वान बेगजो से कहता है कि आपको सब्र नहीं हुआ ना, तभी आप खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ आ गए। तो वो कहती है कि मैं बस उसे देखना चाहती थी, मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है और मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। वो बिल्कुल पहले जैसी दिखती है और वो उसे कहती है कि तुम भी तो यहाँ पर इसीलिए ही हो ना। जिस पर वान कहता है कि जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती वो वॉन जियोंग नहीं है। तो वो कहती है कि तुम उसके साथ रहोगे तो उसकी मेमोरी अपने आप वापस आ जाएगी, तो इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना। बेगजो और वान एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मीहो कहती है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट सीन में मीहो और वान रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर वान कुछ भी नहीं खा रहा होता। तो मीहो उससे कहती है कि तुम नहीं खाओगे, तो वान कहता है कि मुझे चिकन नहीं खाना। फिर मीहो उसके सामने खाने लग जाती है तो वान के मुंह में भी पानी आने लगता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम योमजी की दादी को जानते हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें वो याद है। तो वो कहती है क्या मतलब। जिस पर वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो वान को अपने हाथों से खिलाती है, जो कि वान को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। रात में मीहो के पास किसी का कॉल आता है और वो डर कर वान के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि वो कमीना सू का बॉयफ्रेंड मर गया है। कहीं तुमने तो उसे नहीं मारा ना। तो वान उससे कहता है कि मैं ह्यूमंस को नहीं मारता। तो मीहो कहती है कि ठीक है, पर वैसे जो भी हुआ ठीक ही हुआ। फिर मीहो वान को एक न्यू फोन देती है और उसे कहती है कि इसे सेल फोन कहते हैं, तुम्हें पता है ना। वो उसे और भी ज्यादा समझाने लगती है। तो वान उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, मुझे पता है कि इसे स्मार्टफोन कहते हैं। फिर जाते वक्त मीहो उसे कॉल करती है और अपना नाम मास्टर के नाम से सेव कर देती है, जिसे देखकर वान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो वो उससे कहती है क्या मैं तुम्हारी बॉस ही तो हूँ, चेंज कर देना अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो। फिर वो अंदर आकर एक डिश खाती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और उसको टेस्ट करने के बाद वो सोचती है कि वान को भी ये बहुत पसंद आएगा और उसे टेस्ट कराने के लिए चली जाती है। इधर वान कहता है कि कब तक छुपे रहोगे, बाहर आओ। तो जोहान कहता है ओह मैं पकड़ा गया। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे और वॉन जियोंग के बीच में क्या हुआ था, तुम्हें बहुत गिल्ट है ना वैसे इस बात का, पर फिर तुम मीहो के क्लोज क्यों हो। एक ना एक दिन तो तुम उसे मार ही दोगे। जिसकी बातें सुनकर वान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना चाकू बाहर निकालता है। तो जोहान कहता है रुको रुको, मैं तुरंत नहीं लड़ सकता, वैसे भी आज बहुत ज्यादा ठंड है ना, तो पहले मुझे वार्म अप करने दो। फिर वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जोहान आज वान से लड़ने ही आया था और ये सब कुछ उसका प्लान था। इनके बीच में फाइट होती है, जहाँ पर वान जोहान पर भारी पड़ता है। जोहान लड़ते लड़ते एक घर में ऑन पर्पस घुस जाता है, जिसके पीछे पीछे वान आता है। जोहान ने वहाँ पर वान के लिए जाल बिछा रखा था, जिससे बचने की वान कोशिश तो बहुत करता है, बट एंड में जोहान उसे पकड़ ही लेता है। इधर मीहो वान को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंच जाती है। जोहान वान से कहता है कि जितने स्ट्रॉन्ग तुम दिखते हो उतने स्ट्रॉन्ग तुम हो नहीं, और फिर अपनी प्रेयर्स पढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वान के अंदर का डीमन बाहर आने लगता है। वान डीमन में कन्वर्ट होते ही अपने आप को छुड़ा लेता है और जोहान का गला पकड़ लेता है, जिससे मीहो ऐसे देख लेती है। मीहो को देखते ही जोहान उसे भागने के लिए बोलता है, पर जैसे ही वान मीहो को देखता है वो जोहान को छोड़कर अपना चाकू निकालकर मीहो को मारने के लिए भागता है। और उसे ऐसे देख करके मीहो को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जहाँ पर वान ने उसे मारा था। और इस वक्त भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि शायद वान ने मीहो को मार दिया है। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब वान ने मीहो को मारा या नहीं मारा, ये बात तो हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय गाइस।